Hello student, for class 11, the variety and unity of India, ये लेसन आपका चल रहा है। वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। कल आपको यहाँ तक पढ़ाया था, प्रोड्यूस अ सर्टेन यूनिफॉर्मिटी। इसके आगे बढ़ाना है एवरीवेयर इन एंशियंट एंड मिडिवल टाइम, प्राचीन और मध्यकाल में द आइडिया ऑफ द मॉडर्न नेशन वाज नॉन एक्सटेंस। आधुनिक राष्ट्र का आइडिया, विचार, नॉन एक्सिस्टेंस मतलब बिल्कुल अस्तित्व में ही नहीं था। पहले किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हमारा राष्ट्र बन जाएगा। एंड फ्यूडल, रिलीजियस, रेशियल और कल्चरल बॉन्ड्स हैड मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पर धार्मिक और रेशियल माने जातीय और कल्चरल सांस्कृतिक बॉन्ड्स हैड मोर इम्पोर्टेंट, बंधनों का अधिक महत्व होगा। यानी पहले किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि हमारा देश में ऐसा भी होगा जहाँ पर धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक बंधनों का अधिक महत्व माना जाएगा। Yet I think that at almost any time in records history and Indian world have felt more or less at home in any part of India। फिर भी जहाँ तक मैं सोचता हूँ, लेखक कहता है yet फिर भी I think मैं सोचता हूँ that at almost any time in record history, इतिहास के आंकड़ों के अनुसार, एंड इंडियन वुड हैव फेल्ट, एक भारतीय अनुभव करता है, मोर और लेस कम या ज़्यादा, एट होम घर जैसा, इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया भारत के किसी भी हिस्से में। लेखक कहता है जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि कोई भी भारतीय अपने भारत में किसी भी जगह घर जैसा ही अनुभव करता है। एंड वुड हैव फेल्ट एज ए स्ट्रेंजर एंड एलाइन इन एनी अदर कंट्री, और दूसरे देश में, कहीं भी दूसरे देश में एक विदेशी जैसा या एक अपरिचित जैसा महसूस करता है। कहने का मतलब ये है कि हम अपने भारत में कहीं पर भी रहें तो हमें ऐसा लगेगा कि हम अपने घर में ही हैं, लेकिन हम विदेश में चले जाएं तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम अपने घर में हैं। हमें लगेगा कि हम विदेशी हैं या फिर वहाँ के बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति हैं। He would certainly have felt less or stranger in countries which had partly adopted his culture or religion। जहाँ तक ऐसी बात कर रहा है लेखक कि he would certainly have felt less or a stranger, कम, less of a stranger माने कम अपरिचित, अर्थात जैसे किसी देश में जहाँ बिल्कुल भी अपनापन नहीं है, वहाँ आप जाएंगे तो बिल्कुल अनभिज्ञ रहेंगे, पता ही नहीं कि हम हैं कहाँ, सड़क कहाँ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे देशों में जाएंगे जहाँ पर आपके धर्म के जानने वाले हों, आपको कुछ भाषा आपकी बोली जाती हो जहाँ पर, तो आपको ऐसा लगेगा कि चलो कुछ तो हमें अपनापन लग रहा है। तो वही लेखक कहता है कि he would certainly have felt less of stranger in countries which, ऐसे देशों में वह कम अपरिचित महसूस करेगा, which had partly adopted his culture or religion, जहाँ पर थोड़ा बहुत अपना धर्म, अपनी संस्कृति अपना ली गई हो। यानी जिन देशों में अपनी संस्कृति, अपना धर्म प्रचलित है, वहाँ पर आपको कम अपरिचितपन महसूस होगा। Those who
professed a religion of non-Indian origin or coming to India. वे लोग who professed, जिन्होंने अपना लिया है a religion, एक धर्म, non-Indian origin, अभारतीय उत्पत्ति का, यानी भारतीय नहीं है, जो बिना भारत का जो धर्म जिन्होंने लोगों ने अपनाया है, और कमिंग टू इंडिया सेटल्ड डाउन देयर, और यानी कहने का मतलब ये था कि वे लोग जो अभारतीय हैं और भारत में आकर बस गए, सेटल्ड डाउन देयर, यहाँ पर आकर रुक गए हैं, बिकेम डिस्टिंक्टिवली इंडियन इन द कोर्स ऑफ ए फ्यू जनरेशन, और कुछ पीढ़ियों के बाद वो निश्चित रूप से भारतीय बने। लेखक ये कहना चाहता है कि जो लोग यहाँ दूसरे देशों से आकर बस गए, दूसरे देशों से आकर के यहाँ बस गए, तो कुछ पीढ़ियों के बाद वो भी भारतीय बन गए, यानी वो भारत की भाषा बोलने लगे, भारत का ही उन्हें धर्म अपना लिया, सब कुछ वो भारत जैसा होने लगने लगा। सच एज, जैसे कि क्रिश्चियन, ईसाई लोग भारतीय नहीं हैं, ये विदेशी हैं। ये विदेशी लोग कई पीढ़ियों से यहाँ भारत में रह रहे हैं, तो अब तो उन्हें भारत का ही एक हिस्सा मानने लगे हैं। जीव, पारसी, मुस्लिम, ये सभी विदेशी हैं और कई पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं लोग, तो इसलिए वो भी भारत का ही हिस्सा हैं। इंडियन कन्वर्ट्स टू सम ऑफ दीज रिलीजन नेवर सीज्ड टू बी इंडियन ऑन अकाउंट ऑफ ए चेंज ऑफ देयर फैथ। यानी भारतीय लोग इंडियन कन्वर्ट्स टू सम ऑफ दीज रिलीजन, कुछ धर्मों को बदल दिया, नेवर सीज टू बी इंडियन, लेकिन वो कभी भारतपन नहीं छोड़ पाए। यहाँ के लोग जहाँ दूसरी जगह पर गए उनकी बात कर रहे हैं, वो दूसरा धर्म उन्होंने अपना लिया, लेकिन फिर भी अपना भारत का जो दृष्टिकोण था उसे नहीं छोड़ पाया। ऑन अकाउंट ऑफ ए चेंज ऑफ देयर फेथ, अपना विश्वास के बदलन के आधार, अपने विश्वास के आधार पर, यानी अपने मन में भारत को नहीं बुला पाए। दे वे आर लुक्ड अपॉन इन अदर कंट्रीज एज इंडियन एंड फॉरेनर्स, वे लुक्ड अपॉन माने समझे जाते थे या देखे जाते थे इन अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में, इन एज इंडियन, भारतीय के रूप में, एंड फॉरेनर्स या फिर विदेशी के रूप में। इवन दो देयर माइट हैव बीन ए कम्युनिटी ऑफ फेथ बिटवीन देम, चाहे भले ही उनके बीच में बहुत ही समानता रही हो, उनके धर्म में समानता रही हो, लेकिन फिर भी जब कोई यहाँ का दूसरे देश में जाता है तो उसे या तो भारतीय कहा जाएगा या फिर विदेशी कहा जाएगा। जैसे कोई यहाँ अमेरिका का आता है तो उसे कहते हैं हम अमेरिकन या फिर विदेशी। टुडे व्हेन द कंसेप्शन ऑफ नेशनलिज्म हैज डेवलप्ड मच मोर, आजकल जबकि देश की भावना, राष्ट्रवाद की भावना बहुत अधिक हमारे अंदर विकसित हो गई है, इंडियंस इन फॉरेन कंट्रीज इनिविटेबली फॉर्म और नेशनल ग्रुप, कह रहे भारत में जो विदेशों में जो भारतीय लोग रहते हैं वो एक फॉर्म ऑफ ए नेशनल ग्रुप, राष्ट्रीय स्तर पर एक वो अपना ग्रुप बना लेते हैं, स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठा हो जाते हैं, एंड हैंग टुगेदर फॉर वेरियस पर्पस, विभिन्न उद्देश्यों के लिए। कहने का मतलब ये है जैसे कि हम यहाँ के लोग जो भारतीय लोग जो विदेशों में रहते हैं वो भले ही कहीं भी रहते हों, किसी भी क्षेत्र में रहते हों, लेकिन कभी अगर समस्या आती है तो सभी भारतीय वहाँ एकजुट हो जाते हैं और वो एक जुलूस निकालते हैं कि नहीं, हम जैसे यहाँ पर अभी तमाम मुद्दों पर जुलूस निकालते हैं लोग कि नहीं हम इसका विरोध करते हैं, तो चाहे वो दिल्ली में उठे, चाहे वो मुंबई में उठे, चाहे पूरे देश में फैल जाता है कि और सभी लोग एक साथ उसका विरोध करने लगते हैं और सरकार भी उनकी बातें मान नहीं पड़ती। ऐसे ही ये
जब विदेशों में जो लोग इकट्ठे रहते हैं भारतीय लोग, वो विभिन्न उद्देश्यों के लिए एकजुट हो जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ देयर इंटरनल डिफरेंसेस, भले ही उनमें आपस में मतभेद हों, आपस में मतभेद भले ही हों। एक एग्जाम्पल दें, यदि एक परिवार में 4 भाई हैं और आपस में भले ही वो लड़ते झगड़ते हों, लेकिन अगर कोई दूसरे गांव का या दूसरा व्यक्ति कोई उनके एक भाई पर आक्रमण करता है, तो बाकी तीनों भाई भले ही आपस में उनकी ना पटती हो, लेकिन बैठे नहीं रहेंगे और उसके खिलाफ वो सब चारों इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऐसे ही कि जब भारतीय लोग दूसरी जगह रहते हैं तो किसी एक उद्देश्य के लिए वो सभी इकट्ठा हो जाते हैं, भले ही उनके इंटरनल डिफरेंसेस हों, मैंने आपस में मतभेद। एन इंडियन क्रिश्चियन इज लुक्ड अपॉन एज एन इंडियन, यार एक भारतीय क्रिश्चियन ईसाई को इंडियन समझा जाता है। वेयरएवर ही में वो जाए, वो कहीं भी जाए, यानी यहाँ का जो ईसाई है वो चाहे जहाँ जाए उसे भारतीय ही समझा जाएगा, या फिर विदेशी समझा जाएगा, उसे ईसाई नहीं समझा जाएगा। एन इंडियन मुस्लिम इज कंसीडर्ड एन इंडियन इन टर्की और अरबिया और ईरान, भारतीय मुसलमान चाहे वो ईरान में जाए चाहे टर्की में जाए, उसे भारतीय ही समझा जाएगा, उसे मुस्लिम नहीं समझा जाएगा। और एनी अदर कंट्री वेयर इस्लाम इज डोमिनेंट ओरिजिन, चाहे भले ही उस देश में इस्लाम धर्म चलता हो, फिर भी यहाँ के मुस्लिम को वहाँ के लोग अपने में नहीं मिलाएंगे, कहने का मतलब उसे विदेशी ही कहेंगे। ऑल ऑफ अस आई सपोज हैव वेरिंग पिक्चर ऑफ अवर नेटिव लैंड। अब यहाँ से थोड़ा सा, अभी तक आपको ये समझाया जाता है इस पैराग्राफ में कि एक भारतीय हो चाहे कोई भी हो, दूसरे देशों में जाएगा तो उसे विदेशी ही समझा जाएगा। उदाहरण ये आया कि जो बहुत कई पीढ़ियों पहले ईसाई यहाँ आ गए और अब वो भारत का ही हिस्सा हो गए, लेकिन अब दूसरी फिर वही जहाँ से आए थे वहीं यदि जाएंगे तो उन्हें वही देश का निवासी नहीं समझा जाएगा, बल्कि उनको विदेशी कहा जाएगा। अब यहाँ से ऑल ऑफ अस आई सपोज, लेखक कहता है कि मैं समझता हूँ, हैव बेरिंग पिक्चर ऑफ अवर नेटिव लैंड, अपने देश की हम लोग अलग अलग तस्वीरें हैं, अपने देश की हम लोग अलग अलग तस्वीरें हैं। एंड नोट टू पर्सन विल थिंक एग्जैक्टली लाइक, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा सोच नहीं सकता, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं सोच सकते हैं। व्हेन आई थिंक ऑफ इंडिया, जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ, आई थिंक ऑफ मैनी थिंग्स, तो मैं बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। ऑफ ब्रॉड फील्ड, बड़े बड़े मैदान, डॉटेड विद इननुमरेबल स्मॉल विलेजेस, जिनमें छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, और टाउन्स एंड सिटीज़, शहर और कस्बे बसे हुए हैं। आई हैव विजिटेड, लेखक कहता है कि मैं घूमने गया हूँ वहाँ पर। ऑफ द मैजिक ऑफ द रेनी सीजन विच पोर्स लाइफ इनटू द ड्राई पर्च्ड अपलैंड, जिनमें मैं ऐसी जगह पे कह रहा, लेखक कहता है कि मैं वहाँ घूमने गया हूँ जहाँ वर्षा ऋतु का जादू सूखी हुई ज़मीनों में जान डाल देता है। कहने का मतलब जब वर्षा आती है तो हर जगह हरियाली हरियाली आ जाती है। लैंड एंड कन्वर्ट्स इट सडनली इनटू ए विलिश नदी, और यह हरियाली के रूप में चारों तरफ फैल जाती है, चमकदार चारों ओर हरियाली। एक्सपेंस ऑफ ब्यूटी एंड ग्रीनरी, चारों तरफ सुंदरता और हरियाली फैल जाती है। और ग्रेट रिवर्स एंड फ्लावरिंग वाटर, बड़ी बड़ी नदियाँ, विशाल नदियाँ, फूलते हुए फ्लोरिंग वाटर, बहता हुआ पानी। ऑफ द खाइबर पास इन ऑल द ब्रेक सराउंडिंग, चारों ओर के वातावरण में। ऑफ द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिणी छोर पर। ऑफ पीपल इंडिविजुअली एंड इन द मास एंड एबव ऑल, मतलब वहाँ के लोग और इससे भी अधिक। ऑल द हिमालय स्नो कैप्टेड, बर्फ से ढका हुआ हिमालय, और सम माउंटेन्स वैली, कुछ पर्वत घाटियाँ इन कश्मीर, कश्मीर में इन द स्प्रिंग, बसंत ऋतु। कवर्ड्स विथ न्यू फ्लावर्स, नए नए फूलों से भर जाती है। एंड विथ आर ब्रूक्स बबलिंग एंड गर्गलिंग थ्रू इट, वर्षा ऋतु में चारों ओर पानी पानी
झरने भर जाते हैं, पानी से तालाब भर जाते हैं, झीलें भर जाती हैं। वी मेक एंड प्रिजर्व द पिक्चर ऑफ अवर चॉइस, हम अपनी पसंद की कोई भी पिक्चर को चुन सकते हैं। लेखक यहाँ ये कहना चाह रहा था कि हम सभी लोग अलग अलग तस्वीरें हैं अपने देश की, और लेखक कहता है कि मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ जाना चाहता हूँ। कहाँ? जहाँ ये बताया कि हिमालय के पहाड़, नदियाँ और ऐसी जगह जहाँ पर वर्षा ऋतु का ज़्यादा चारों को सुंदरता दिखाई देता है। हम कोई भी अपने पसंद की पिक्चर चुन सकते हैं। एंड सो आई हैव चूजन दिस माउंटेन बैकग्राउंड रादर दैन ए मोरल नॉर्मल पिक्चर ऑफ ए हॉट। लेखक कहता है कि इसीलिए मैंने पहाड़ी इलाके को चुना है, गर्म क्षेत्र की अपेक्षा। सब ट्रॉपिकल कंट्री, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र देश का। बोथ पिक्चर्स वुड बी करेक्ट, पिक्चर तो दोनों ही सही हैं। फॉर इंडिया, भारत के लिए, स्ट्रेचेस फ्रॉम द ट्रॉपिक राइट अप टू द टेम्परेट्स रीजन, फ्रॉम नियर द इक्वेटर टू द कोल्ड हार्ट ऑफ एशिया। चाहे आप इक्वेटर यानी ठंडे इलाके को चुन लें और चाहे गर्म इलाके को चुन लें, दोनों ही पिक्चर भारत की हैं। लेखक कहता है इसीलिए मैंने ये पहाड़ी क्षेत्र चुना। इस पैराग्राफ में लेखक ने ये बताया है कि हमारे भारत खुद ही एक अपने आप में संसार था, यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं देखने लायक, और मैंने इसलिए पहाड़ी क्षेत्र को चुना। ये लेसन आपका पूरा हो गया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट टर्म बताएंगे। थैंक यू, जय हिंद।